हम लोग बात कर रहे थे आपका मेंटेनेंस, इस पर बात हुई थी और ये हमने कहा था ये सब अपराधों के निवारण संबंधी कार्यवाही है, चाहे वो सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स हो और चाहे मेंटेनेंस संबंधी कार्यवाहियां हो और चाहे सिविल बल के प्रयोग के द्वारा जो जमाव है, चाहे विधि विरुद्ध हो और चाहे ऐसे जमाव हो जो विधि विरुद्ध न हो किंतु जिनसे शांति भंग हो जाने की आशंका हो, उन सबको डिस्पर्स हो जाने के लिए कार्यवाही अब शुरू होगी, क्योंकि यह भी निवारक कार्यवाही है और यहां भी अर्जेंसी है। इसके बाद जो निवारक कार्यवाही आएंगी 133 सीआरपीसी की कार्यवाही जो पहले बोली जाती थी, जो अब किसमें होगी, आपके 152 इसमें हो गया क्या, और उसके बाद जो भूमि की जो सीमाएं हैं उनसे संबंधित विवादों के संबंध में जो कार्यवाहियां हैं वो भी निवारक कार्यवाहियां हैं, लेकिन वे अर्जेंट प्रकार की नहीं है, वे उतनी अर्जेंट नहीं है जितनी अर्जेंट ये है, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव है या ऐसा जमाव है जो विधि विरुद्ध नहीं है लेकिन उससे शांति भंग हो सकती है। तो ये अर्जेंसी की स्थिति है, इसलिए अर्जेंसी की स्थिति को ध्यान में रखे हुए उससे निपटने के लिए जो कार्यवाही है वो उसी प्रकार की दी गई है। अगर उतनी अर्जेंसी न हो तो शायद बल प्रयोग, इससे संबंधित अधिकार पुलिस को न दिया जाए। यहां पुलिस को राइट है बल प्रयोग का, और बल प्रयोग का अधिकार ही नहीं है, बल्कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो वो स्वयं निर्णय ले सकता है बल प्रयोग का। यानी सेक्शन जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे ये ध्यान आएगा कि जो सिचुएशन में अंतर्निहित अर्जेंसी है उसके मुताबिक जिस ढंग का अधिकार यहां होना चाहिए उसी ढंग का अधिकार यहां दिया गया है। निवारक कार्यवाही सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स वो भी थे और इसीलिए वहां क्या हो रहा था, एक अंतरिम बंध पत्र इसको आपसे निष्पादित कराया जा रहा था तब तक के लिए जब तक कि जो जांच की कार्यवाही है वो पूरी तरह समाप्त न हो जाए, क्योंकि वहां भी सिचुएशन अर्जेंट थी और यहां भी स्थिति यही है। तो सबसे पहली चीज आपको यह समझ लेनी चाहिए कि विधि विरुद्ध जमाव और 5 लोगों का ऐसा जमाव जो विधि विरुद्ध नहीं है, इसके बीच अंतर है। विधि विरुद्ध जमाव परिभाषित कहां, पूर्व में आईपीसी और वर्तमान में न्याय संहिता, और पूर्व में सीआरपीसी और वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दोनों में यह बात लिखी है कि जो शब्द और पद यहां परिभाषित नहीं है, अगर वे आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित हैं तो उनके वे ही अर्थ यहां ग्रहण होंगे जो अर्थ उन्हें वहां दिए गए हैं। तो वहां जो विधि विरुद्ध जमाव है वो कहां परिभाषित है, पूर्व में आईपीसी का सेक्शन कोड कर रहे हैं धारा 141, बीएनएस में सेक्शन सिर्फ बदला है, बाकी विधि विरुद्ध जमाव वहां भी परिभाषित है। और विधि विरुद्ध जमाव किससे कह रहे हैं, जब 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव कुछ स्पेसिफिक पर्पज, वो स्पेसिफिक पर्पज जो धारा 141 आईपीसी में डिफाइंड, उन स्पेसिफिक उद्देश्यों से जब 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर उन स्पेसिफिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन से एकत्र रहते हैं, तब उस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली बोला जाता है। हाँ, ये ठीक है कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव ऐसा है जो यद्यपि विधि विरुद्ध नहीं है, क्योंकि विधि विरुद्ध क्या है ये कानून बताएगा, आपकी इच्छा नहीं, आप नहीं तय करेंगे कि अनलॉफुल असेंबली क्या चीज होती है। आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप अपने मन से चीजों को तय करते हैं।
जैसे आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अगर हत्या कर दें तो क्या उन्हें अपने पद से हटाया जाएगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ये चलेगी? तो आप अपने मन से उत्तर देना शुरू करते हैं। देखिए, सुबह हम लोगों ने चर्चा की कि अगर हत्या की गई है तो सिर्फ व्यक्ति पर अभियोग आता है और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाअभियोग है। और महाभियोग क्या है? ये डिफाइंड है। महाभियोग क्या है? संविधान का अतिक्रमण है। विधान का अतिक्रमण सिर्फ अभियोग है और संविधान का अतिक्रमण हुआ या नहीं हुआ, इस विषय पर निर्णय लेने का हक किसी न्यायालय को नहीं दिया गया। हम लोगों ने चर्चा की थी कि महाभियोग की प्रक्रिया ये प्रावधानित करती है कि संसद के दोनों सदन, उनमें से कम एक सदन वो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से यह तय करेगा अधिकृत तौर पर कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया या नहीं किया। और संविधान का अतिक्रमण अब तक किसी राष्ट्रपति ने किया है ऐसा आरोप किसी राष्ट्रपति पर है भी नहीं, इसलिए अधिकृत तौर पर यह बताया भी नहीं जा सकता कि संविधान का अतिक्रमण आखिर क्या माना जाएगा। लेकिन फिर भी एक बात बिल्कुल तय है कि राष्ट्रपति अगर कत्ल भी करें तो भी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकेगा, इसमें संदेह है। क्योंकि कत्ल अगर करेंगे तो इसे संविधान का अतिक्रमण माना जा सकता है, इस बात में संदेह है। वो कत्ल करने के लिए प्रेरणा दें, इसके बारे में संभावना है कि यह संविधान का अतिक्रमण मान लिया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 21 फंडामेंटल राइट के तौर पर गारंटीड है और कत्ल की प्रेरणा देना यह फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए प्रेरित करना है और जिसे निश्चित तौर पर संविधान के अतिक्रमण करने के बारे में आप प्रयत्न कर रहे हो यह माना जा सकता है। लेकिन इंडिविजुअल आप अपने वैयक्तिक कारणों से किसी का कत्ल कर रहे हो तो यह आपकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यह संविधान का अतिक्रमण है, यह कह पाना मुश्किल है। और इसीलिए अनुच्छेद 361 में लिखा जब तक वे अपने पद पर हैं, शायद फ्रेमर्स इसी भाव से सहमत रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 361 में लिखा है कि जब तक वे अपने पद पर हैं कोई न्यायालय उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट जारी नहीं करेगा। तो संभवतः फ्रेमर्स इसी भाव से सहमत है। तो कानूनों में टर्मिनोलॉजी जो उपयोग हुई वो आप अपनी मन से या अपनी इच्छा से उसे व्याख्यायित नहीं कर सकते। कानून में उस शब्द का जो अर्थ है आपको उसी अर्थ को ग्रहण करना पड़ेगा। और आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप कानून के शब्दों को अपने हिसाब से व्याख्यायित करना शुरू करते हैं। अगर लिखा है कि जो शब्द और पद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित नहीं है उनके वे अर्थ लिए जाएंगे जो भारतीय न्याय संहिता में उन्हें मिले, तो फिर वही अर्थ लिए जाएंगे, उसके अलावा कोई और अर्थ नहीं लिया जा सकता। कानून के विद्यार्थी होने की पहली शर्त यह कि जो कानून कहता है उसके मुताबिक आप बात करेंगे। पूर्व में यही स्थिति सीआरपीसी और आईपीसी की है। तो अनुच्छेद कह रहे सेक्शन 141 ये डिफाइन करता है कि कौन सी असेंबली अनलॉफुल है, विधि विरुद्ध जमाव कौन सा होता है। 5 या 6 स्पेसिफिक पर्पज उन विनिर्दिष्ट उद्देश्यों से, जब 5 मिनिमम और मैक्सिमम 5 से ज्यादा कितने भी ये असेंबल होते हैं
तब उस जमाव को विधि विरुद्ध कहा जाएगा। आप अपने मन से बताते हैं कि वो जिससे शांति भंग हो, और फिर जब आप इस ढंग की बात करते हैं तो फिर जरा सोचिए कि आपकी एलएलबी की डिग्री, इसका मूल्य क्या है, इसे किया क्यों? क्योंकि ये बात तो रिक्शे वाला भी बताएगा। अगर उससे पूछो, ठीक यही शब्द वो बताएगा जो आप बता रहे हो विधि विरुद्ध जमाव की डेफिनेशन के तौर पर। तो आप खुद को लॉ ग्रेजुएट कहते ही क्यों हो? अगर आपकी कानून की समझ उतनी ही है जितनी एक सामान्य व्यक्ति की, तो फिर आपको खुद को विधि स्नातक कहने का हक ही कहां है? तो विधि विरुद्ध जमाव और 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ऐसा जमाव जिससे शांति भंग हो सकती है, ये दोनों जमाव अलग अलग हो गए। और तीसरा जमाव वो हो गया जो 5 या 5 से अधिक लोगों का है, किंतु उससे कोई शांति भंग होने का कोई खतरा है ही नहीं। हम लोग यहां भी अभी 5 या 5 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो प्रत्येक जमाव विधि विरुद्ध होगा, या प्रत्येक 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव ऐसा होगा जिससे शांति भंग होने की आशंका हो, यह बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जमाव ऐसे हो सकते हैं जो विधि विरुद्ध हो और या जिनसे शांति भंग होने की आशंका हो। यदि ऐसा है तो इन व्यक्तियों को दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन दंडित ये करना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। शांति को जो खतरा तत्काल पैदा हो रहा है उसका निराकरण ये भी होना चाहिए। तो उसका निराकरण कैसे हो, इसकी प्रक्रिया आपका पूर्व में धारा 128 और वर्तमान में 148 इसमें दी है। क्या कहता है? कहता सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। अब देखिए, बल प्रयोग इसका हक मिल रहा है। कानून हमेशा सिचुएशन के मुताबिक होगा। सिचुएशन अर्जेंट हो रही है क्योंकि जमाव है और ये किसी भी क्षण अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाएगा। निकाल दो ना, तुम्हें तो देख लो, उन्हें नहीं मालूम होगा। अभी न्याय संहिता पहले होगी, नागरिक सुरक्षा संहिता बाद में होगी। तो सिविल बल के प्रयोग द्वारा, क्योंकि सिचुएशन अर्जेंट हो रही है, अब जब सिचुएशन अर्जेंट हो रही है तो कानून उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सिचुएशन से निपटने की व्यवस्था ये करेगा। सामान्य तौर पर बल प्रयोग का हक यूं ही नहीं मिलता, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और अब जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अपनाया है उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच बंधुता को स्थापित करने वाली, ठीक है, एकता और अखंडता, प्रतिष्ठा और ठीक है अवसर की समता, ये सब उपलब्ध कराना ये लक्ष्य है इस व्यवस्था का। तो इस व्यवस्था में बल प्रयोग का हक उन दशाओं के सिवाय जब सिचुएशन बेहद अर्जेंट हो, बिना न्यायालय या न्यायिक शक्तियों के हस्तक्षेप के व्यक्तियों को दिया नहीं जा सकता। लेकिन सार्वकालिक सिद्धांत कानून में कुछ नहीं हो सकता। कानून कभी भी सार्वकालिक व्यवस्था नहीं करता। जैसी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक काम करने का हक यह कानून देता है। तो चूंकि यहां विधि विरुद्ध जमाव या 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ऐसा जमाव जिससे
लोक शांति, इसमें बाधा पड़ सकती है। ये इकट्ठा हुआ है, इसलिए यहां जो सिचुएशन है वो अर्जेंट है और उसी के अकॉर्डिंग अधिकार धारा 148 दे रही है। क्या कहता? कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या ऐसे भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी। अब आप देखें, सिचुएशन की अर्जेंसी को देखते हुए या डिसजंक्शन का प्रयोग हुआ है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। और अगर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी भी अनुपस्थित है तो उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी, यानी मिनिमम सब इंस्पेक्टर। हाँ, उप निरीक्षक की पंक्ति तक नीचे आ गए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे लोकतांत्रिक युग में सिर्फ उस व्यक्ति को जो उप निरीक्षक की पोस्ट को होल्ड कर रहा है, किसी जमाव पर बल प्रयोग की अनुमति मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और ये दी सिर्फ इसलिए गई, क्यों? क्योंकि सिचुएशन अर्जेंट है। सिचुएशन अर्जेंट नहीं होती तो इस प्रकार का हक नहीं मिलता। तो कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी, अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी मीनिंग डीजीपी तो हो ही गए, लेकिन साथ ही साथ उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर भी हो गया। हाँ, एसआई से नीचे कोई नहीं। क्योंकि यह कल्पना करना मुश्किल है कि हिंदुस्तान में अब शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां उप निरीक्षक भी उस स्थान पर उपलब्ध न हो सकता हो जहां विधि विरुद्ध जमाव हो। जंगल थोड़ी होगा, जहां विधि विरुद्ध जमाव होगा वहां जंगल थोड़ी होगा। जब जहां 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ऐसा जमाव होगा जिससे शांति भंग हो सकती हो, तो वो ऐसा स्थान निश्चित नहीं होगा जहां उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी भी उपलब्ध न हो। इसलिए सेक्शन जो फ्रेम किया गया वो इस प्रकार फ्रेम किया गया कि हर सिचुएशन में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं वो मौके पर उपलब्ध हो ही जाए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसएचओ या पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न है, इसे यह हक होगा क्या? अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव को या 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को जिससे लोक शांति विक्षुब्ध होने की संभाव्यता है। अब यहां पर कोई गाइडिंग नॉर्म नहीं दिया गया, मामला शुद्ध एसएचओ पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसकी समझ पर छोड़ दिया गया। कोई गाइडिंग नॉर्म नहीं है कि विधि विरुद्ध जमाव है तब तो चलो विधि विरुद्ध है, लेकिन 5 या 5 से अधिक लोगों का ऐसा जमाव जो विधि विरुद्ध नहीं है, किंतु वो अपने डिस्क्रिप्शन में ऐसा समझता है कि इससे लोक शांति के भंग होने की संभावना है, तो वो ऐसा क्यों समझे और ऐसा कब समझे, इस विषय पर कोई गाइडिंग नॉर्म सेक्शन में दिया हो ऐसा नहीं है। इस विषय पर कोई निर्देशक सिद्धांत ये प्रस्तुत नहीं किया गया। और जबकि सामान्यतः ऐसी दशाओं में निर्देशक सिद्धांत होते हैं कानून के सेक्शन से, लेकिन चूंकि मामला यहां अर्जेंट है, मामले में अर्जेंसी है, इसलिए मामला पूरी तरह इन लोगों के विवेक और बुद्धि पर छोड़ दिया गया। और यह कहा गया कि अगर इन्हें ऐसा लगता, ऐसा कहा लिखा नहीं है, लेकिन जो लिखा है उसका यही मतलब है कि अगर इन्हें लग रहा है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभाव्यता है कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ये जो समूह है ये लोक शांति में विघ्न डालेगा या ये विधि विरुद्ध जमाव है, तब तो कोई बात ही नहीं।
तो वो क्या कर सकते हैं, उन्हें तितर बितर होने का समादेश ये दे सकते हैं, दे विल गिव द कमांड, क्योंकि कानून सबसे पहले यही चाहता है कि आप सबसे पहले व्यक्ति से कहें जो कुछ कहना चाहते हैं, और जब वो न माने तब बात आगे बढ़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या दें, समादेश, आप कमांड जारी करें, काहे के लिए, कि वे तितर बितर हो जाएं, तितर बितर हो जाए यानी एकत्र न रहें। और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तद अनुसार तितर बितर हो जाएं। तद अनुसार मीनिंग दे रहे भाई, अकॉर्डिंग टू कमांड, जैसा कहा जा रहा है उसके मुताबिक, ये नहीं कि तितर बितर होके थोड़ी थोड़ी 5-5 फीट पे खड़े हो गए, ये नहीं। अगर कहा गया घर जाइए तो आप घर जाएंगे, कमांड जो है अकॉर्डिंग टू दैट आप तितर बितर हो जाएं, ये कर्तव्य होगा आपका। और ये कौन कह रहा, बीएनएसएस। और बीएनएसएस क्या है, लॉ, मीनिंग देयर बाय इट विल बी लीगल ड्यूटी ऑफ दोज पर्सन्स हु वर प्रेजेंट, हु विल प्रेजेंट इन दैट असेंबली, जो वहां होंगे उन सब का यह कर्तव्य होगा। और यह कैसा कर्तव्य होगा, विधिक। और आपको मालूम है जब लीगल ड्यूटी का वायलेशन होगा तो दंड भी आपको मिलेगा। और इसीलिए लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों संबंधी अध्याय, चाहे वो आईपीसी के हो और चाहे वो भारतीय न्याय संहिता के हो, उनमें इस लीगल ड्यूटी विधि विरुद्ध जमाव या 5 या 5 से अधिक लोगों का ऐसा जमाव जिसे बिखर जाने का समादेश दिया जा चुका है, अगर समादेश के अनुरूप न बिखरने का अपना संकल्प प्रकट करता है तो वे लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध नामक अध्याय जो बीएनएस या आईपीसी में है उसके अंतर्गत भिन्न भिन्न अपराधों के दोषी ये भी माने जाएंगे, क्योंकि अपराध किया है हमने। लेकिन अपराध के लिए दंड ये तो विचारण के बाद मिलेगा भाई, अपराध किया तो विचारण के बाद दंड मिलेगा। इस सिचुएशन में क्या करें, अगर खाली 148 सबसेक्शन 1 ही होगा तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि फिर तो बात अधूरी रही। हम उन्हें पकड़ लेंगे, ठीक है, दंड दे देंगे, लेकिन जो उन्हें कमांड दिया गया था तो तदनुसार तितर बितर तो हुए नहीं। और हो सकता है एसएचओ या जो पुलिस के उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी वहां मौजूद है, उसके पास इतनी व्यवस्था ना हो कि वे जमाव के सदस्यों को गिरफ्तार कर पाए, क्योंकि उतनी व्यवस्था के लिए तो गाड़ी चाहिए, 20 चीजें चाहिए। तो अगर हम गिरफ्तार भी कर लें, इतनी व्यवस्था भी हमारे पास हो तो चलो शांति, इसे जो खतरा है उसका निराकरण हो भी सकता है। लेकिन अगर इतनी व्यवस्था न हुई तो फिर आखिर शांति स्थापित कैसे की जाए, ये एक समस्या फिर भी बनी रहेगी। इसके लिए 148 सबसेक्शन 2, 148 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव, ऐसा कैसा, जैसा 148 सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है, ऐसा कोई जमाव तितर बितर नहीं होता, या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है जिससे उसका तितर बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, ठीक है, समादिष्ट नहीं हो रहा, कमांड को फॉलो नहीं कर रहा है और ऐसा आचरण दर्शित कर रहा है, जैसे कहा गया कि हटिए सब लोग, वो और पास पास आ रहे हैं, ऐसा आचरण कर रहे हैं जिससे उसका यह संकल्प दर्शित हो रहा है कि वे कमांड के अनुसार तितर बितर होने का जो मन है वो नहीं बना रहे हैं। तो फिर क्या होगा, तो उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर बितर करने की कार्यवाही कर सकता है। अब वो बल प्रयोग करेगा, और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है, आर्म फोर्सेस का जो मेंबर नहीं है, ऐसे किसी भी पुरुष से, ठीक है,
और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है। ऐसे जमाव को तितर बितर करने के प्रयोजन के लिए और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हैं इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा भी कर सकता है। आर्म्ड फोर्सेस का उपयोग नहीं हो रहा, ठीक है ना, आर्म्ड फोर्सेस का उपयोग अभी नहीं हो रहा। पुलिस की भी, ठीक है, आर्म्ड यूनिट होती है, जो थानों में होती है वो सिविल पुलिस है, और जो पुलिस लाइन में होती है वो सशस्त्र पुलिस, आर्म्ड पुलिस होती है। आर्म्ड पुलिस के पास हमेशा आपको बंदूक या राइफल मिलेगी, बंदूक तो नहीं, राइफल मिलती है। और सिविल पुलिस, उसके पास डंडा होता है, उसके पास शस्त्र नहीं होते हैं। ये सिविल पुलिस कहलाती है। और पीएससी ये आर्म्ड फोर्स है, उसका नाम ही है प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, उसका नाम ही है, वो आर्म्ड फोर्स है, ठीक है। और रैपिड एक्शन फोर्स, सशस्त्र बल, ये नहीं है, क्योंकि आप देखें उनके पास डंडे होते हैं, ठीक है। तो जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो अलग ढंग की हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज, मिलिट्री फोर्सेज, ये आर्म्ड फोर्सेज है, जैसे आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, ये अलग से बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेज जो आर्म्ड फोर्सेज नहीं है, यानी ऐसा कोई पुरुष जो आर्म्ड फोर्स का मेंबर नहीं है और उस नाते काम नहीं कर रहा, क्योंकि सिविल बल का प्रयोग ये हो रहा है और सिविल बल के प्रयोग द्वारा उन्हें तितर बितर कर सकता है। जरूरी लगे तो तितर बितर करने के प्रयोजन से गिरफ्तार भी कर सकता है, और जरूरी लगे तो विधि अनुसार दंड देने के लिए उन्हें डिटेन ये भी कर सकता है। अगर इतने से काम चल जाए तो ठीक है, लेकिन उपरोक्त स्थिति के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि संघ के सशस्त्र बल या प्रांत की जो सरकारें हैं उनके जो सशस्त्र बल है, जैसे आपका पीएससी है, वो कहीं डिप्लॉय है और वहां कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है जो विधि विरुद्ध जमाव के इकट्ठा होने की है, या ऐसे जमाव के इकट्ठा होने की है जिससे शांति, इसके भंग हो जाने की आशंका है। तो जो यूनिट या जो टुकड़ी आर्म्ड फोर्सेस की ऐसे स्थानों पर तैनात है, उसका जो कमांडिंग अफसर है, उसका एक कमांडिंग अफसर वही होगा। उस कमांडिंग अफसर को भी अगले ही सेक्शन में ये ताकत मिली है कि वो भी सशस्त्र बल का उपयोग करके, क्योंकि अब स्थिति गंभीर हो रही है, सिविल बल से काम नहीं चल रहा। अगर जमाव ऐसा है कि उस पर आर्म्ड फोर्सेस इनका उपयोग होना चाहिए तो उनका उपयोग करके भी उसे तितर बितर किया जाएगा। आपका देखें 149 कहता जमाव को तितर बितर करने में सशस्त्र बल का प्रयोग धारा 148 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट यदि कोई ऐसा जमाव तितर बितर नहीं किया जा सकता और यदि लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। यानी या तो जिला मजिस्ट्रेट या अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अधिकृत है, लगाते हैं ड्यूटी। उन्होंने कहा पीएससी की एक टुकड़ी लेकर आप वहां जाएंगे, क्योंकि जमाव के इकट्ठा होने की संभावना कई बार होती है, तो वहां वो फोर्स लेकर मौजूद रहते हैं। और फोर्स में सशस्त्र बल ये भी हो सकते हैं। और फिर वे 148(1) में सबसे पहले सिविल बल के प्रयोग द्वारा, और जब उन्हें लगता है कि नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है ना, तो सशस्त्र बलों के उपयोग के द्वारा भी उस बल को तितर बितर कराया जा सकता है। तो 148 सबसेक्शन 1 में जिस जमाव की चर्चा हुई है उसे तितर बितर करने के प्रयोजनों से 149 सबसेक्शन 1 के मुताबिक
आर्म्ड फोर्सेस का उपयोग भी किया जाएगा। उसके बाद 149 सेक्शन 2 कहता है ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से, यानी हक किसका है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु इज ऑथोराइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो तो जब ऑथोराइज कर सकते हैं तो स्वयं तो करा ही सकते हैं, क्योंकि जिस काम का अपराधिकार आप किसी को दे सकते हो वो खुद तो कर ही सकते हो। तो वो क्या करेंगे? तितर बितर कराएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? तितर बितर कराएंगे तो जो संघ का या राज्य का जो सशस्त्र बल है उसका जो कमांडिंग अफसर है उसी से तो कहेंगे कि आप अपने मेंबर से इसको तितर बितर कराइए। तो क्या कहता है? ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के अधिकारियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है, यानी कमांड कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर बितर कर दे। ही विल रिक्वायर टू द कमांडिंग अफसर ऑफ दोज आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है ना, कि वो क्या करे? बाय द यूज ऑफ दैट फोर्स वो डिस्पर्स कर दे उस जमाव को, कहता है तितर बितर कर दे, और उसमें सम्मिलित व्यक्तियों को जिनकी बाबत कार्यपालक मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिन्हें जमाव को तितर बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार और परिरुद्ध करे। आप देखते हैं अनलॉफुल असेंबली होती है कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ऐसा समूह होता है जिस पर बल का प्रयोग हुआ, अर्थात लाठीचार्ज हुआ, लेकिन इसके बाद भी सबको नहीं पकड़ते हैं, कुछ लोगों को उसमें से गिरफ्तार करते हैं और कुछ पर मुकदमा कायम करते हैं। क्यों? आम जनता उतनी दोषी नहीं होती जितना लगाने वाले दोषी हैं, और आप अगर चाहते तो डिस्पर्स हो जाता, लेकिन आपने नहीं चाहा, इसलिए मुकदमा सब पर नहीं चलेगा, आप पर चलेगा। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिनको गिरफ्तार करने का निर्देश दे केवल उनको गिरफ्तार करेंगे विधि अनुसार दंडित करने के लिए। ये आपका 149 सेक्शन 2 ये कह रहा है। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपस्थित ही ना हो तब स्थिति क्या बनेगी? 149 सेक्शन 3 कहता है सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है। नहीं, वो बात नहीं है, वो अगला सेक्शन होगा जो अधिकार देगा कमांडिंग अफसर को। यहां पर सिर्फ इतना ही कहा कि जो जमाव को तितर बितर करने की रीति होगी वो ऐसी होगी कि जितना आवश्यक बल है उतना ही प्रयोग करें। और ये बात उचित लगती है क्योंकि आपकी सिर्फ अगर मान लीजिए अनलॉफुल असेंबली तो चलो फिर भी बात है, लेकिन 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ऐसा समूह है जिससे आपको लग रहा है कि शांति भंग हो सकती है, तो आपकी आशंका गलत भी हो सकती है। और अगर गलत आशंका के आधार पर आप लोगों से अपेक्षा कर रहे हो कि वे डिस्पर्स हों और वे डिस्पर्स न होने का अपना संकल्प व्यक्त कर रहे हैं, तो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। उन्हें भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निशस्त्र और निरायुध होकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, और यह आपका एप्रीहेंशन है। उन्होंने कोई अपराध अब तक किया नहीं है, उन्होंने कोई अशांति फैलाई हो अब तक नहीं है ऐसा, आपको संभाव्यता है कि ऐसा हो जाएगा। यू हैव मियर एप्रीहेंशन, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आपको सिर्फ संभाव्यता है तो आपकी संभाव्यताएं इतनी या ऐसी नहीं हो सकती कि उनके आधार पर आपको असीमित बल प्रयोग का हक यह दे दिया जाए। इसलिए यहां यह लिखा है कि रीति क्या होगी कि जो संघ का सशस्त्र बल है वो बल प्रयोग इस ढंग से करेगा कि संपत्ति को और व्यक्तियों को मिनिमम नुकसान ये हो, न्यूनतम
अधिकतम नहीं। आप अंधाधुंध नहीं करेंगे, जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही करेंगे। ठीक है। उसके बाद कहता है 150, जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति, यानी जब जो सिविल पुलिस है उसके भी सब अधिकारियों को बल प्रयोग की ताकत नहीं दी। उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी, सारे पुलिस अधिकारी थोड़े ना, तो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके भी कुछ अधिकारियों को आपात की दशा में, जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा और जमाव को तितर बितर किया जाना शांति के हक में जरूरी है, तब आपात की दशा में जो संघ के सशस्त्र बल या मौके पर उपस्थित राज्यों की जो सशस्त्र बल हैं उनके कुछ अधिकारियों को यह ताकत दी गई कि वे आर्म्ड फोर्सेस का उपयोग करके जमाव को तितर बितर कर दें। क्या कहा आपका, जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर दे, मीनिंग देर भाई यहां चूंकि आर्म फोर्स के अधिकारी को शक्ति मिल रही है तो उसकी शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित कर देने के प्रयोजन से उस स्थिति का भी जिक्र कर दिया गया जिसमें उसे हक मिलेगा। क्या कहता है, कहता है जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर दे, लोक सुरक्षा यानी पब्लिक सेफ्टी, जब इसको कुछ ऐसा करे कि वो स्पष्ट तौर पर इन डेंजर दिखाई देने लगे, पथराव करना शुरू कर दिया है, ठीक है, आग लगानी शुरू कर दी है, ठीक है, कुछ और तोड़ना शुरू कर दिया, तो पब्लिक सेफ्टी जब संकटापन्न हो गई तब आर्म्ड फोर्सेस के जो कमांडिंग अफसर हैं उन्हें भी ये ताकत है कि वो तुरंत बल प्रयोग करके और इसको हटाएंगे। देखिए आर्म्ड फोर्सेस पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए और जब आर्म्ड फोर्सेस कार्रवाई करेंगी तो चोट ज्यादा लगेगी, नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए इस सिचुएशन में हमने कहा ना, जब तक कानून की खूबसूरती दिखाई नहीं देती है तब तक कुछ याद होने वाला नहीं है। जरूरी है कानून की खूबसूरती को देखना, जब तक वो नहीं दिखाई देती तब तक सेक्शन में कुछ नहीं रखा, न वो कभी जीवन में याद होगा, जीवन में कभी याद नहीं होगा। उसकी खूबसूरती को देखिए कि अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा, ठीक है, उन्होंने अब बताया है, वहां सिर्फ इतना ही कहा था, या यूं कहें वहां भी बताया लेकिन सिर्फ इस रूप में कि जब वह कमांड के अनुसार तितर बितर न होने का अपना आशय दर्शित कर दे, बस इतना। लेकिन यहां कुछ ज्यादा बढ़ी हुई जरूरत है। यहां कहता है जब लोक सुरक्षा स्पष्टतया, ये भी नहीं स्पष्टतया क्लियरली संकटापन्न दिखाई देने लगे, क्योंकि मामला गंभीर हो रहा है। आर्म्ड फोर्सेस जब कार्रवाई करेंगी तो कितनी चोट किसको लगेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए वो कहता है कि तब स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता। दोनों सिचुएशन है, एंड कंजंक्शन लगाया है, और मीनिंग देयर बाय बोथ रिक्वायरमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड। क्लियरली पब्लिक सेफ्टी इन डेंजर होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इससे संपर्क ये भी ना हो पा रहा हो, दोनों। तब क्या होगा, तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त यानी कमिश्नर या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर कर सकता है, और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हों ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकता है। किंतु यदि उस समय जब वह इस धारा के अधीन काम कर रहा है, यानी एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके,
वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का प्रयास करेगा, और वेनेवर ही विल फाइंड, ठीक है, या उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के निर्देश मिल जाएंगे, देन वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के निर्देशों के मुताबिक ही काम करेगा। क्या कहता है? कहता है अधीन कार्य कर रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है तो वह ऐसा करेगा। अब मैंडेटरी आ गया, पहले वो अपने आप कर रहा है काम क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अनअवेलेबल है, लेकिन जैसे ही अवेलेबल हुआ तुरंत कहता है वो संपर्क करेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, संपर्क करेगा, और तदनुसार इस बारे में कि वह ऐसी कार्रवाई को चालू रखे या न रखे मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा। तो सेक्शन आप देख रहे हैं 148, 149, 150 ये जरूरत के मुताबिक बने, ठीक है ना, ये आवश्यकता इसके या इसकी मांग के मुताबिक बने हुए सेक्शन है। किसी को अधिकार देना या किसी के प्राधिकार को प्रदर्शित करने मात्र के लिए यह हक नहीं दिए गए कि कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है इसलिए साहब वो लोगों पर डंडा चलाने का हक रखता है। इस प्रकार की मंशा के साथ कोई हक किसी को नहीं मिला, क्योंकि यह राजाओं का युग नहीं है, ठीक है। जरूरत, हमने कहा ना, डीन रास्को पाउंड ये कहते हैं कि कानून कहते हैं जरूरत के मुताबिक। डीन रास्को पाउंड को हम लोगों ने पढ़ा था जूरिस्प्रूडेंस में। डीन रास्को पाउंड की यह अवधारणा है कि कानून सिर्फ जरूरत के मुताबिक है, उसके अलावा कानून के होने का कोई औचित्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि कानून न हो यह सोसाइटी की सबसे बेहतर स्थिति है। कानून होने नहीं चाहिए। कानून है, ये इस बात का सबूत है कि बदतमीज हैं। अगर बदतमीज नहीं है तो कानून की जरूरत क्या है? और इसीलिए हम सौभाग्यशाली हैं पूरी दुनिया में कि हमारे पास ऐसे दिन रहे हैं जब कानून नहीं थे। आप पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान में विधि और व्यवस्था का विकास अंग्रेजों के साथ शुरू हुआ, तो ये कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है, ये गर्व करने लायक बात है कि दुनिया में हम ऐसे रहे हैं कि हम बिना कानून के रहे हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक बदतमीज जीते हैं, कानून के मुताबिक जानवर जीते हैं, कानून के मुताबिक आदमी नहीं जीता। आदमी नैतिकता के नाते जीता है, आदमी अपने स्वभाव में जीता है, और जो अपने स्वभाव में जीता है वो अवस्था में जीना है जिस अवस्था में आप भगवान जी के यहां से आए थे। और अगर भगवान जी के यहां से जैसे आप आए थे वैसे जिए तो किसी जन्नत या किसी स्वर्ग की कल्पना आसमान पर करने की जरूरत नहीं है, वो यही हो जाएगा, ठीक है। जन्नत या स्वर्ग की कल्पना जो आसमानों पर आपने की है वो इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं कि इसे तो आप नरक बनाए ही रहेंगे। तो ये है कि कानून ये होना ये अच्छी बात नहीं है। कानून जरूरत के लिए है, क्योंकि बदतमीज पैदा हो गया, जरूरत पैदा हो गई, इसलिए कानून है। अन्यथा कानून न हो इससे बेहतर बात ही नहीं हो सकती। इससे बढ़िया बात क्या है? कानून होने नहीं चाहिए। कानून की बढ़ती हुई मांग ये तय करती है, दर्शित करती है कि सोसाइटी दिनों दिन पतन और बदतमीजी की ओर बढ़ रही है। बड़ी मांग उठती है, कानून बनना चाहिए। जरा सोचिए, बिना कानून के नहीं रह सकते। आपको समझाया जाए कि गलत काम है मत करो, इससे नहीं मानोगे। जब बेत आ जाए हाथ में कि नहीं, अगर मारो नहीं मानो तो उठा के दे मारेंगे, कानून यही तो है कि नहीं मानोगे तो उठा के पटक देंगे, इसी का नाम कानून है। तभी मानोगे, उससे पहले नहीं मान सकते। अगर उससे पहले नहीं मान सकते तो आप बैल हैं, ठीक है, आदमी नहीं है। लेकिन फिर भी कानून जरूरत के मुताबिक है। तो यहां चूंकि जरूरत है
इस ढंग के प्रोविजन की लोक शांति को खतरा अर्जेंट है, इसलिए उस प्रकार का हक और अधिकार ये दिया गया है। अब जब आपने हक और अधिकार दे दिया, तो जिन लोगों को आपने हक और अधिकार दिया है लोक शांति को बनाने के प्रयोजन से, बल प्रयोग करने तक का, और कोई भी बल प्रयोग करके खुश नहीं होता अगर वो आदमी है, अगर वो आदमी ही नहीं है तो फिर क्या बात है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आदमी नहीं होगा, ये कल्पना ये ठीक नहीं है, वो भी आदमी होगा। अरे किसी को मार के हमें क्या मिल जाएगा, और किसी को क्यों मारना, काहे मारना। वही हमें पिक्चर याद आती है टैंगो और चार्ली, उसमें अजय देवगन वो यही कहता है कि हम खुद नहीं आते हैं, नाम खुद गोली चलाते हैं आप पर। वो आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर उसमें दिखाया है। वो कहता आप बुलाते हैं हमें और आप मजबूर करते हैं हमें गोली चलाने को। आप वो सब न करो जो करते हो, तो फिर हम क्यों आएंगे और क्यों गोली चलाएंगे। हम तो आपसे परिचित भी नहीं है, आपको जानते भी नहीं। कोई पड़ोसी, कोई भैंस की लड़ाई होती, कोई खेत की लड़ाई होती, हम आप पड़ोसी होते तो भी बात थी। हम तो आपको इससे पहले जानते भी नहीं, और शायद आप यहां न मिले होते, कहीं और मिले होते तो मुस्कुराकर आपका स्वागत किया होता, शायद आपसे हाथ मिलाया होता। तो हमारी आपकी दुश्मनी क्या है, कुछ भी तो नहीं। तो कोई भी बल प्रयोग करके खुश नहीं होगा, ठीक है। तो बल प्रयोग उनकी मजबूरी है, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन जिस पर बल प्रयोग होगा वो तो बदतमीज ही होगा। भाई अगर बदतमीज ने जब बिखर जाने का समादेश दिया तो घर क्यों नहीं गए। ये बदतमीज ही होगा, छोड़िए चलो। लेकिन बदतमीज भी हो सकता है, ऐसे आ जाइए, क्योंकि हो सकता है वो सत्याग्रह कर रहे हो कि शासन गलत हो, आर्म्ड फोर्सेस के लोग गलत हो, ठीक है, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। सत्याग्रह और दुराग्रह फर्क है ना। ये सेक्शन तो दुराग्रह के लिए बनाया गया, सत्याग्रह के लिए थोड़े ना। लेकिन सत्याग्रह पर भी बल प्रयोग हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन दुराग्रह पर भी हो सकता है, ठीक है। और अगर दुराग्रहियों पर किया गया है, ठीक है, तब तो ठीक है किया गया है। और दुराग्रही, इससे यह संभावना ज्यादा है कि जो बल प्रयोग इन पर करेगा उसे ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार सत्याग्रही तो ये मानकर घर में बैठ सकता है कि भाई उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने किया, चलो लग गई चोट लग गई। लेकिन ये दुराग्रही जो है ये बदतमीजी भी करेगा और व्यवस्था के नियामकों से झगड़ा करने की कोशिश ये भी करेगा, उन्हें परेशान करने की कोशिश ये भी करेगा। तो कानून हमेशा सत्याग्रहियों को ध्यान में रखकर नहीं बनेगा, दुराग्रहियों को ध्यान में रखकर बनेगा कि दुराग्रही ऐसा न कर पाए। इसलिए सेक्शन 151 वो कहता है कि 148, 149 और 150 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण, यानी ये जो दुराग्रही इसमें शामिल थे, ये चाहें कि आर्म्ड फोर्सेस, ये वो लोग जो 148, 149, 150 में सिविल बल का प्रयोग कर रहे थे और इन्हें डिस्पर्स कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमे चलाएं, तो मुकदमे ही नहीं चला सकेंगे। चलिए दंड से संरक्षण, दंड तो बहुत बात की बात है, दंड तो चलो तब मिलेगा जब साबित हो जाए, और साबित होगा नहीं क्योंकि उन्होंने ठीक बल प्रयोग किया है। लेकिन अभियोजन ये तो हो सकता है, और अभियोजन यही अपने में बड़ी तकलीफ देह प्रक्रिया है। आप ही से कहा जाए रोज तारीख करो, बाद में तुम्हें छोड़ देंगे, तो छूट भले ही जाओ, लेकिन तारीख करना ये अपने में इतनी पीड़ादायक प्रक्रिया है कि अभियोजन से संरक्षण देना ही होगा, और वही संरक्षण यहां दिया। उन्होंने कहा, देखें, कहा किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए, कोई खाली लाठी चलाना ही नहीं, कोई काम, किसी कार्य के लिए जो धारा 148, धारा 149 या धारा 150 के अधीन किया गया, कोई कार्य, आप विधि विरुद्ध जमाओं में शामिल नहीं थे, लेकिन आपका मकान सड़क पर था,
अब वो जमाओ के 20 सदस्य तुम्हारे घर में घुस गए। आर्म्ड फोर्सेस को नहीं घुसना चाहिए था आपके घर में, लेकिन करें क्या, वो तो तुम्हारे घर में घुस गए और तुम्हें मारेंगे अभी। तो आर्म्ड फोर्सेस के जवान भी आपके घर में घुसेंगे, यद्यपि यह गृह अतिचार है, हाउस ट्रेसपास है, यद्यपि हाउस ट्रेसपास है, क्योंकि आप क्षति बाधा क्षोभ मकान मालिक को तो हो नहीं, और मकान मालिक की परमिशन से तो घुसे नहीं, ना वो दुष्ट व्यक्ति हो ना आर्म्ड फोर्सेस के लोग। लेकिन फिर भी किसी भी काम के लिए संरक्षण रहेगा, यानी ये दुष्ट ही नहीं जो उस विधि विरुद्ध जमाओं में थे, बल्कि मकान मालिक के तौर पर आप भी अगर उनके विरुद्ध अभियोजन लाओ, जो 148, 149, 150 में काम कर रहे लोग थे, तो अभियोजन नहीं चलेगा, क्योंकि फिर भी उन्हें दिक्कत तो होगी ही होगी। तो इसलिए कहता है किसी कार्य के लिए जो धारा 148, धारा 149 या धारा 150 के अधीन किया गया तात्पर्यित है, किया गया है, ये नहीं कहा उसने कहा किया गया तात्पर्यित है, क्योंकि आपके घर में जो घुसे वो विधि विरुद्ध जमाओं को डिस्पर्स करने की कार्यवाही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काम उसी अनुक्रम में किया गया, तात्पर्यित है, उसी अनुक्रम में किया गया। ऐसा नहीं है कि आपके घर में घुसने के लिए कोई घुसा है, नो, ठीक है। दे वर चेजिंग द मेंबर्स ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली, और इन द कोर्स ऑफ चेजिंग दे हैव एंटर्ड इन योर हाउस, ठीक है ना। दैट इज वाई it will be said that this act has been done by the members of armed forces etc, ठीक है, in the course of, ठीक है, that act which were doing which were, ठीक है, done by them according to section 148, 149 and 150, ठीक है ना। दैट इज वाई उन्हें अभियोजन से संरक्षण इस काम के लिए प्राप्त रहेगा। कहता है कि 150 के अधीन किया गया तात्पर्य है किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में जहां ऐसे व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य वहां केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा, और किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा, यानी एब्सोल्यूट संरक्षण किसी को नहीं, एब्सोल्यूट नहीं, क्योंकि इसके नाम पर आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स भी गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए एब्सोल्यूट नहीं, पार्शियल प्रोटेक्शन दिया गया। अभियोजन नहीं होगा केंद्रीय सरकार की सहमति से, ठीक है, या जहां जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर है वे केंद्रीय सरकार के बल के, केंद्रीय सरकार के अधीन जो बल था उसके मेंबर है, और अन्य किसी मामले में राज्य की सरकार, उसकी मंजूरी के बिना नहीं होगा। और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश की सरकार है, वह अपने नागरिकों से शत्रुता का व्यवहार क्यों करेगी, इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता, इसका कोई जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आता, क्योंकि वो नागरिक जो आर्म्ड फोर्सेस के व्यवहार की शिकायत कर रहा है वो भी उसी का नागरिक है, और आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर भी उसी के नागरिक हैं, वो दोनों को संरक्षण देना उसका कर्तव्य है। तो अगर बदतमीजी होगी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स की तो मंजूरी मिलेगी, और नहीं तो नहीं मिलेगी। तो एक पार्शियल प्रोटेक्शन, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन तो किसी को भी नहीं है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस पर भी प्रतिबंध हो सकता है, 8 या 10 शीर्षक अगर संतुष्ट हो रहे हैं, तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन तो कहीं नहीं है, तो यहां भी नहीं हो सकता, लेकिन बहुत हद तक प्रोटेक्शन दिया है, ठीक है ना। इसके बाद कहता है जहां उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में, तो सबसे पहले सद्भावपूर्वक, फिर वही बात आएगी कि बीएनएसएस इसमें जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है, अगर वो
भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित है। और पूर्व में सीआरपीसी में जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है वो अगर आईपीसी में परिभाषित है तो उसका वही अर्थ लेंगे जो वहां दिया है। सद्भाव पूर्वक सेक्शन 52 था आईपीसी में, वो सद्भाव पूर्वक को परिभाषित करता था और निगेटिवली परिभाषित करता था। हमने सुबह भी चर्चा आपसे की थी कि दो तरीके से डेफिनेशन दी जाती है। एक डेफिनेशन देने का पॉजिटिव तरीका है और एक डेफिनेशन देने का निगेटिव तरीका है। डेफिनेशन पॉजिटिव जब संभव नहीं होती है, संभव ही नहीं है। आपसे हमने सुबह कहा था कि स्वास्थ्य को डिफाइन करिए, क्या डिफाइन करेंगे आप? इसकी पॉजिटिव डेफिनेशन संभव नहीं है, इसकी पॉजिटिव डेफिनेशन है ही नहीं। इसकी निगेटिव डेफिनेशन है कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है, जो बीमार नहीं है वो स्वस्थ है। स्वस्थ कौन, ये नहीं बता सकते आप। हंसता हुआ आदमी स्वस्थ है, रोता हुआ स्वस्थ है, चिल्लाता हुआ स्वस्थ है, तो फिर बच्चा स्वस्थ है। और जबकि कहते वो पैदा होते ही नहीं रोया तो गड़बड़ है। तो न तो रोता स्वस्थ है, न हंसता स्वस्थ है। स्वस्थ होने की कोई डेफिनेशन ही नहीं। बीमारी का अभाव ये स्वास्थ्य है। तो चीजों की या सिचुएशंस की डेफिनेशन पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है। तो सद्भाव पूर्वक इसको भी निगेटिवली डिफाइन किया। क्या कहा कि काम सद्भाव पूर्वक किया गया नहीं कहा जाता जब तक कि वह सम्यक सतर्कता या सम्यक सावधानी से न किया गया। सम्यक शब्द अपने में बड़ा खतरनाक है। खतरनाक मीनिंग देर भाई ज्यादा खाना खाना यह भी हो सकता है और कम खाना यह भी हो सकता है। सम्यक खाना यह बहुत कठिन है, उसके लिए डाइटिशियन के पास जाना पड़ता है। ठीक है ना? डाइटिशियन क्या बताता है आपको? रीजनेबल डाइट, सम्यक, जो सम्यक खाना है, कितना खाना चाहिए, एक्चुअल आपको कितनी जरूरत है, यही तो बता रहा है वो। ज्यादा खुद भी खा लेते हो और कम भी खुद खा लेते हो, उसमें जरूरत नहीं है एक्सपर्टाइज की। सम्यक, इसमें एक्सपर्टाइज की जरूरत है, इसमें बुद्धि के प्रयोग की जरूरत है। इसीलिए ध्यान नहीं कहा महावीर या बुद्ध ने, उन्होंने कहा सम्यक ध्यान, सम्यक ध्यान। ठीक है? सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, ये सम्यक बड़ा कठिन शब्द है। सम्यक काम करना, बस यही दिक्कतजनक है। आप सम्यक ही काम तो नहीं करते हैं। आए, लगाए इस मोबाइल को, वो चले गए, देखा ही नहीं इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। नहीं किया ये भी आसान है, लेकिन ठीक से करना, परफेक्शन के साथ करना, यही कठिन है। और कानून परफेक्शन मांगता है, इसलिए वो कहता है सद्भाव पूर्वक। आपने काम कब किया, ये तब मानेंगे आपने सद्भाव पूर्वक किया जब सम्यक सतर्कता, जितनी जरूरत थी उतनी। ठीक है ना? और जरूरत सिचुएशन के मुताबिक वेरी करेंगे। आदमी के प्राण पर बनी है तो फिर इतना ही पर्याप्त है कि एक बार आवाज दे दी जाए कि भैया कोई हो तो हट जाओ, हम गोली चला रहे हैं। ये सम्यक सतर्कता है। ठीक है ना? और कोई नहीं है और आदमी के प्राणों पर नहीं बनी है, फिर केवल इतना कह के कि बात जल्दी हटो हम गोली चला रहे हैं, ये सम्यक सतर्कता नहीं है। सम्यक सतर्कता सिचुएशन के मुताबिक वैरी करती जाएगी। तो सम्यक सतर्कता, सम्यक सावधानी, इससे जब काम नहीं किया जाता तो सद्भाव पूर्वक किया गया ये नहीं कहा जाता है। निगेटिवली इस टर्म को डिफाइन किया है। यहां क्या कहता है? कहता है उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भाव पूर्वक काम करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में धारा 148 से 149 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में, धारा 150 के अधीन सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले किसी सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में, सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में माना जाएगा। ठीक है? No executive magistrate or police officer acting under any of the said section in good faith, no person doing any act in good faith in compliance with a requisition under it, अच्छा ठीक, shall be deemed to have thereby committed an offense। ठीक है ना? जो सद्भाव पूर्वक काम कर रहा है
जो लिखा है उसका अर्थ कैसे आएगा कि जो सद्भाव पूर्वक काम कर रहे थे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या कोई अन्य व्यक्ति, उसके बारे में ये नहीं माना जा सकता जो सद्भाव पूर्वक काम कर रहा था कि उसने कोई अपराध किया है, ये माना ही नहीं जाएगा। तो ये चाहे वो किसी के घर में घुसा, चाहे उसने किसी को चोट पहुंचाई, चाहे कुछ किया उसने, अगर सद्भाव पूर्वक काम कर रहा था, और सद्भाव पूर्वक कर रहा था कब माना जाएगा, जब सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी से कर रहा हो। और सम्यक सतर्कता सम्यक सावधानी से मीनिंग देयर बाय अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जितनी सावधानी चाहिए थी उतनी सावधानी। जब आप भीड़ घुस गई है कहीं और वहां छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है और पता लग रहा है वो बच्चे इन डेंजर हैं, मार डालेंगे, फिर गोली चला देना भैया ठीक है, फिर तो गोली चला देना भी ठीक है ना। फिर तो ये कहा जाए कि हटो 5 मिनट के अंदर, नहीं तो गोली चला रहा है, ये भी ठीक है फिर तो। और वैसे ये ठीक नहीं है। तो सम्यक, इसीलिए सद्भाव पूर्वक शब्द का उपयोग किया। सम्यक सतर्कता, सम्यक सावधानी, और सावधानी और सतर्कता का स्तर वेरी करेगा सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है ना। और सम्यक शब्द अपने में बड़ा अद्भुत है, बड़ा ठीक है, मतलब एक अजीब सा शब्द है। ये जहां लगेगा वहां आपसे विशेष सावधानी की अपेक्षा ये करवा देगा। हमने आपने कहा, इसीलिए बुद्ध और महावीर कहते हैं सम्यक ध्यान। अब ये सम्यक ही बड़ा कठिन है। ध्यान हो सकता है लेकिन सम्यक हो, इसमें बड़ी दिक्कत है। पढ़ाई हो सकती है लेकिन सम्यक हो, इसमें बड़ी समस्या है, ठीक है। तो सम्यक सतर्कता, सम्यक सावधानी, ये आपका यहां तक हुआ। कहता है इस धारा में और इस अध्याय की पूर्ववर्ती शर्तों में, पूर्ववर्ती धाराओं में सशस्त्र बल पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत हैं, और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र बल भी हैं। आर्म्ड फोर्सेज में सेना भी शामिल है, भले वो वायुसेना हो लेकिन भूमि बल के रूप में काम कर रही है। वायुसेना हमेशा एयरफोर्स एयर में ही थोड़ी काम करेगी, सैनिकों को नीचे भी लगाया जा सकता है कि जल सेना, नौसेना कोई समुद्र में ही थोड़े न रहेगी, जमीन पे भी काम कर सकती है, या अन्य बल आईटीबीपी, सीआरपीएफ जोन में, वो सब भी आर्म फोर्सेस माने जाएंगे। सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी से सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कनिष्ठ आयुक्त, ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर, अनायुक्त ऑफिसर तथा अराजपत्रित ऑफिसर भी हैं। मीनिंग देयर बाय इंक्लूसिव है नेचर सेक्शन का, इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन ये तो ही है। सशस्त्र बल के संबंध में सदस्य थे सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न उसका कोई सदस्य अभिप्रेत है। अधिकारी से भिन्न यानी जो कांस्टेबल्स उसमें होंगे या जो लोग अन्य होंगे, ये उससे सशस्त्र बल के सदस्य से अभिप्रेत है। इन सबके विरुद्ध कोई अभियोजन सरकार की मंजूरी के बिना नहीं चलेगा, और इन्होंने 148, 149, 150 में वर्णित कामों को करते हुए जो कुछ किया है उसे अपराध नहीं माना जाएगा यदि वो इन्होंने सद्भाव पूर्वक किया है। सद्भाव पूर्वक यानी सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी इसके साथ किया है, जितना जरूरत था सोसाइटी उसके सिचुएशन के मुताबिक उतना ही किया है। तो फिर नुकसान कितना भी हुआ हो उसके बाबत कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ऐसा कहा। और कल हम लोग न्यूसेंस अर्जेंट उसे हटाने के मामलों पर बात करेंगे, देखेंगे।